अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मुस्तबरिस कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर शकील अहमद। अब साबिक मरकजी वजीर रह चुके हैं, कांग्रेस के क़दावर रहनुमा है और बिहार की सियासत पर गहरी नज़र है। बिहार चुनाव करीब है, बिहार का सियासी मंजरनामा कैसा होगा, इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर शकील साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद, स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया आपको यहाँ मदऊ करने के लिए मुझे। डॉक्टर शकील साहब, आप बिहार से आते हैं, बिहार की सियासत पे गहरी पकड़ है। वैसे तो आप पूरे हिंदुस्तान की सियासत में नजर रखते हैं, कांग्रेस के सेक्रेटरी होने के हैसियत से कई दूसरे स्टेट के आप इंचार्ज भी रहे हैं। बिहार का जो चुनाव 2020 का भी होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, दोबारा जेडीयू बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कुछ अलग हो सकता है वहां? देखिए, पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार जी की जो छवि है, नीतीश कुमार जी को जिसको हिंदी में छवि कहते हैं, अंग्रेजी में इमेज कहते हैं, इमेज खराब हुई है। खास के दो बातों की वजह कर बहुत ही नुकसान हुआ है उनको। जो कोविड के बाद लॉकडाउन किया मोदी जी ने, उसमें जो हमारे गरीब तबके के लोग जिनका रोजगार खत्म हो गया बड़ी जगहों पे जहां वो पहले से थे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कमजोर तबके के लोग हों, चाहे वो छोटे कारोबारी हो या डेली वेज अर्नर्स हो, ये जब गांव अपने जाने लगे, अपने घर वापस लौटने लगे, तो बिहार की पुलिस ने और बिहार की सरकार ने उनके साथ बहुत ज्यादती की। उनको हर तरह से ये कोशिश की कि वो घर नहीं आए, और उसमें जो सड़कों पे ज्यादती हुई, सड़कों पे जुल्म हुआ हमारे गरीब लोगों के साथ, ये पूरे मुल्क ने देखा। वैसे पूरे मुल्क में हुआ, मगर बिहार की तरफ जाने वाले लोगों पे हम लोगों की ज्यादा नजर थी। और दूसरा मामला अभी जो कोविड का मामला है, कोविड के मामले में भी वैसे मैं मानता हूं कि इसमें 90% गलती नरेंद्र मोदी जी की है, लेकिन जो 10% वहां जो बीमारी हो गई, तो उसके इलाज के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जिसके वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। आज बिहार में अब कोविड के जो मरीज हैं, उनकी तादाद बड़ी तेजी से बिहार में बढ़ी है। इस फ्रंट पे नीतीश कुमार जी फेल किए हैं। अभी बिहार में सैलाब भी आया था, सैलाब में भी लोगों की नाराजगी है कि जो हुकूमत से वो उम्मीद करते थे कि उनकी मदद होगी, वो नहीं हो पाई। कोविड सर, के ये नाम सारे पे मुद्दे आपने शुमार कराए हैं कि ये खामियां हैं। इन चीजों को आवाम हमेशा देखती है, मानती भी है, लेकिन जब वो वोट देती है तो उनका मुद्दा अलग हो जाता है। वो दीगर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही बात थी, बहुत बड़े पैमाने पर कि मुल्क में बेरोजगारी है, जॉब नहीं है, मईशत गिर गई है और कई हर तरफ से मुखालफत थी। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर सरकार की जीत हुई। तो अभी जो बिहार का चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें ये मुद्दे काम करेंगे या फिर ये देखा जाता है कि मुद्दे तो है, मसाइल हैं, लेकिन फिर ये कि नीतीश के मुकाबले में है कौन, मोदी के मुकाबले में कौन है, मुतबादिल कोई नहीं है, तो फिर लोग मजबूर होकर के इन्हीं को वोट दे रहे हैं सब? नहीं, देखिए, मामला वो नहीं है। ये बात आपने सही बात कही कि लोग जज्बाती मुद्दों पर ज्यादा वोट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जज्बाती मुद्दे पुराने होने लगते हैं। अगर एक ही इंसान या एक ही हुकूमत जज्बाती मुद्दों को बार बार ये करती है, उसकी सच्चाई सामने आने लगती है। जैसे अभी मुल्की पैमाने पर बात कह रहा हूं मैं, नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी ये दावा करती है कि वो हिंदुओं के बहुत हमदर्द हैं और मुसलमानों के दुश्मन हैं, मगर सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी के काम से, उनकी पॉलिसी से सबसे ज्यादा नुकसान इस मुल्क के हिंदुओं को हो रहा है। एक तो ये है कि मुल्क कमजोर हो रहा है। दूसरी बात ये है कि अभी मिसाल के तौर पर बीएसएनएल, मैं उस डिपार्टमेंट में मिनिस्टर रह चुका हूं, बीएसएनएल बंद हो रहा है। बीएसएनएल में कुल 88,000 काम करने वाले लोग हैं जो बंद होने पर बेरोजगार हो। उन 88,000 लोगों में 83,000 लोग हिंदू समाज के लोग, लगभग 2,929 लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं, 1,400 लोग सिख समाज के लोग हैं, और 700 लोगों में जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, ये सारे लोग हैं। तो 83,000, 88,000 में 83,000 हिंदू समाज के हमारे भाइयों की नौकरी जा रही। अभी आप सुन रहे होंगे कि एयर इंडिया बंद होने वाला है। एयर इंडिया लगभग बेचने की तैयारी कर लिया है। अदानी साहब को सारा एयरपोर्ट मोदी साहब बेच रहे हैं। लेकिन जो एयर इंडिया बंद होगा तो 1,20,000 लोग बेरोजगार।
उन 1,20,000 लोगों में 1,08,000 बेचारे हमारे हिंदू समाज के भाई। तो हिंदू समाज को धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है। और एक बात हम लोग गौर नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के आम लोग भी गौर नहीं करते हैं, कांग्रेस के बारे में ये इल्जाम लगता है कि कांग्रेस ने क्या किया हिंदू समाज के लिए। मैं एक अपनी तकरीरों में आजकल एक बात कहता हूं कि पिछले 1019 साल में सिर्फ ये 73 साल 1947 से लेकर आज तक है जिस जमाने में इस मुल्क पे हिंदुओं की हुकूमत है। चूंकि हिंदू अक्सरियत में है, उसके पहले 850 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है। सही है कि वो बाहर के आए हुए मुसलमान थे, लेकिन मुसलमानों की हुकूमत थी, ये तारीख है। उसके बाद 1857 से 1947 अगर जोड़िए बहादुर शाह जफर साहब के बाद, तो 90 साल तक अंग्रेजों की हुकूमत रही। तो पिछले 1000 साल में, 1019 साल में टू बी प्रिसाइज, सिर्फ ये 73 साल जो है ये हिंदू समाज की हुकूमत है इस देश पर, और ये हुकूमत कांग्रेस की लाई हुई है। और जब कांग्रेस हिंदू की नहीं हिंदुस्तानियों की हुकूमत ला रही थी तो अक्सरियत उसमें हिंदू समाज की थी। तो जब कांग्रेस हिंदुस्तानियों की हुकूमत लाने की कोशिश कर रही थी, यानी दूसरे अल्फाज में हिंदुओं की हुकूमत लाने की कोशिश कर रही थी, तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे ये आरएसएस वाले, ये हिंदू महासभा वाले। ये कोशिश कर रहे थे कि बाहरी लोगों की हुकूमत अंग्रेजों की बनी रहे और जो हिंदुस्तान के लोगों की हुकूमत आने वाली है वो रुक जाए। क्विट इंडिया मूवमेंट में ऑफिशियली आरएसएस और हिंदू महासभा खिलाफ थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, भारत छोड़ो तहरीक के। ये लोग तो पूरे अंग्रेजों के साथ थे जो आरएसएस है। वही मैं कह रहा हूँ। तो ये जो बात है सर, ये बात क्या है, आप लोग भी कहिए। तो ये आप लोग हिंदू समाज को समझाने में नाकाम लग रहे हैं इन बातों को। मतलब यहाँ तो बोल रहे हैं तकरीरों में, लेकिन आम हिंदू समाज में अभी भी यही समझा जा रहा है कि जो कांग्रेस है ये मुसलमानों की पार्टी है। अब मुसलमानों को शिकायत है कांग्रेस से कि इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, और वो कह रहे हैं आप लोगों को कि ये मुसलमानों की पार्टी है, हमारे दुश्मन है। नहीं, देखिए ये बात सही है कि हिंदू समाज के किसी तबके में ये बात बैठा ली गई है, उसको हम लोग इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर सकते। जब 2014 में हम लोग चुनाव हारे थे तो मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर था। वर्किंग कमेटी में जो रेजोल्यूशन हम लोगों ने पास किया उसमें हम लोगों ने कबूल किया है कि जो हमारी कारकर्दगी थी हम उसको आवाम तक नहीं पहुंचा सके, और जो हम पर गलत इल्जाम लगाए गए उनका हम सही से उनको काउंटर नहीं कर सके। ये हम लोगों ने वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन में कबूल किया है इस बात को। अभी आप देखेंगे एक मशहूर वकील हैं प्रशांत भूषण, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे वाली टीम के जो कांग्रेस के खिलाफ करप्शन का माहौल का मुल्क में किया गया, उन्होंने अभी कबूल किया है कि हमको भी अंदाजा नहीं था जो उसमें शामिल थे पूरी तौर पे, कि ये आरएसएस का एक हवा खड़ा किया हुआ है करप्शन के खिलाफ। बीजेपी आरएसएस वाले ने इसको बैक किया और एक मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस करप्ट है। तो अब उतने पढ़े लिखे काबिल आदमी जो उस एजिटेशन में थे, उनको भी इतने दिन के बाद इस बात का ख्याल हुई, तो आम आदमी बेचारा कैसे समझेगा? वही मोमेंट बना कांग्रेस के जवाल का खिलाफ। जी, उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने इसको पीछे से बैक किया था अन्ना हजारे वाले मूवमेंट। सर, ये बिहार में आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा आरजेडी है या मौजूदा कांग्रेस है वो एनडीए का मुकाबला कर सकेगी? क्योंकि एनडीए मुकम्मल तौर पर तैयार है और उनकी हुकूमत भी है। दूसरी तरफ आरजेडी में बिल्कुल कोई दमखम नजर नहीं आ रहा है, कांग्रेस भी वहां सुस्त नजर आ रही है, इलेक्शन बिल्कुल करीब आ गया है, इसके बावजूद कोई एक्टिविटीज नहीं है। आप लोगों की भी अब तक कोई मीटिंग नहीं हो सकी है? नहीं, ऐसा नहीं है, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है। मैं खुद परसों वर्चुअल मीटिंग में था, सीवान जिले की थे, फिर मैं मधुबनी जिले में था, आज भी अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। नहीं, आप लोग अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं आरजेडी के साथ समझौता पर सीटों की बात चल रही है, और लगभग बात बहुत लंबी चौड़ी इसलिए नहीं हो रही है कि पिछले बार एक बंटवारा हुआ था, जिस सीट पे हम लड़े थे और जिस सीट पे आरजेडी लड़ी थी। नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ लड़े थे, वो छोड़ के गए हैं, तो उन सीटों पर कुछ बातचीत होगी। तो वो सीट इतनी बड़ी नहीं है, कुछ हमारे साथी भी बढ़े हैं इस बार, जैसे दो तीन पार्टियां और आई हैं हमारे इसमें। कौन पार्टियां आई है? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, विकास पार्टी, ये सब? हाँ, एक वीआईपी पार्टी है,
तो ये जो भी जी पार्टियां हैं साथ में हमारे, तो नीतीश जी से जो छोड़ी हुई सीट है, जाहिर है हम उनमें उनको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ सीट हम लोग भी उसमें से लेंगे। तो ये बात चल रही है। और जो आरजेडी ने सीट ली थी, जो कांग्रेस ने सीट ली थी, वो अभी एक बात चल रही है, लेफ्ट वाली पार्टी भी, सीपीआई भी हो सकता है हम लोगों के साथ आए, माले भी जो सेंट्रल बिहार में ज्यादा एक्टिव है वो हम लोगों के साथ आए, तो कुछ अलायंस बनेगा अच्छा। जी और ये सर। बात सही मैं आपको मानता हूं कि इलेक्शन में लोग इमोशनल इश्यूज पे वोट देते हैं। जैसे किसान की मिसाल है, जी सालों भर लोग कहेंगे किसान 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 किसान, और किसान आज भी हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा लोग किसान और किसानी के काम पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो लोग मुसलमान हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं, बैकवर्ड हो जाते हैं, फॉरवर्ड हो जाते हैं, अग्रे हो जाते हैं, पिछड़े हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं, गैर दलित हो जाते हैं। मुसलमानों में अलग अलग तबका बांटने की कोशिश होती है, हिंदू समाज में अलग अलग तबका बांटने की कोशिश होती है, दलित में अलग अलग तबका बांटने की कोशिश होती है, बैकवर्ड्स में अलग अलग तबका। तो जाहिर है वो किसान नहीं रह जाते हैं। अगर किसान के मुद्दे पर वोट करने लगे लोग, तो हिंदुस्तान की किसी सियासी पार्टी को हिम्मत नहीं है कि 60% किसानों के आबादी के हिसाब से मुल्क में 60% है, उनको नजरअंदाज कर सकते। सर अभी आप अलायंस की बात कर रहे थे कि बिहार में आपका अलायंस हो रहा है उन सब पार्टियों से भी जो अभी नई नई सियासत में आई है। बिहार में एक और पार्टी बहुत एक्टिव है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और सीमांचल से हट करके इधर मिथिलांचल भी आ गए हैं कई इलाकों में। और देख रहा हूँ जो खबर आ रही है कि जो यूथ है, नौजवान है, काफी उनका रुझान हो रहा है। उनका भी मिशन है कि हमें जेडीयू को सरकार से हटाना है, और अच्छा खासा वो वोट बैंक जो कभी आरजेडी और कांग्रेस का था उन सब सीटों पर उनकी दावेदारी मजबूत हो गई है। तो क्या आप लोग उनके साथ अलायंस करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं, क्या है? नहीं, ऐसी अभी कोई सोच नहीं है। और देखिए, वो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कि जी मुसलमानों में इत्तेहाद हो जाए। और अगर हिंदू समाज में इत्तेहाद की बात होने लगे तो हम उसको मुखालफत करते हैं, बीजेपी वही कर रही है। तो नहीं, हिंदू उसके मुस्लिम फायदा, दोनों मुत्तहिद देखिए हो जाए। देखिए ना, आप एक समझिए ना, सबसे पहले गौर कीजिए, आप पढ़े लिखे बाशऊर इंसान हैं, जी कि इस मुल्क में मजहब के नाम पे किसने वोट मांगना शुरू किया? पहले इंसान का नाम बताइए, आपको जवाब आपके अंदर से मिल जाएगा। उसी दिन हमको आपको रोकना चाहिए, लेकिन हमने आपने रोका नहीं। तो अगर हमारे बीच का कोई आदमी मजहब के नाम पर वोट मांगेगा, तो हम दूसरे समाज से कैसे उम्मीद करेंगे? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझदार आदमी हैं। हिंदुस्तान की सियासत पर गौर कीजिए, आजादी के बाद से ये ऑर्गेनाइजेशन थे और दूसरे लोग थे जो उस तरह की बात करते थे। तो ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम लीग के नाम पर भी थे, ऑर्गेनाइजेशन और भी थी, सर, ये लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मुसलमान। मजहब के नाम पे वोट मांगने की शुरुआत किस इंसान ने की? लेकिन जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है, जैसे मुस्लिम लीग का भी नाम है, या इस तरह के और भी, जैसे अकाली दल है उसका भी एक रिलीजियस नाम है। मेरे बस मेरे ओवैसी साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इत्तेफाक से मैं ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ भी मैं एमपी था, और जी इनके वालिद मरहूम सलाउद्दीन ओवैसी साहब के साथ भी मैं एमपी था 98 में। मैं दोनों के साथ एमपी रहा है, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बैडमिंटन साथ खेलते रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर करनी चाहिए, आप लोग भी अपने में जवाब तलाश कीजिए और प्रेस के लोगों से उनको पूछना चाहिए कि पहले आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना, इसकी वो पार्टी है, लेकिन यहां भी वो 5-6 सीट जो हैदराबाद शहर में 72% मुसलमान, वहीं से वो खड़ा करते हैं। और क्योंकि बाहर से, क्योंकि वहां की जो हुकूमत में पार्टी है उससे उनका अलायंस है, तो बाहर में से अपने नहीं खड़ा करते हैं, इसलिए कि मुस्लिम वोट तकसीम हो जाएगा। तो आप जहां खुद हैं वहां तो आप ज्यादा सीटों पर खड़ा नहीं करते हैं, और जहां आप नहीं हैं वहां सीटों पे खड़ा करके अगर मुस्लिम वोट तकसीम कराना चाहते हैं और मुसलमान उससे राजी है, नौजवान उससे राजी हैं जो आप कह रहे हैं, तो उसमें दूसरा कोई क्या करेगा? सर, ये अपने मुस्लिम वोटों की तकसीम की बात की, वो हैदराबाद की पार्टी, लेकिन वो महाराष्ट्र भी गए, जीते हैं और हर जगह लड़ने का हक है। ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस की शुरुआत नहीं दिल्ली नहीं, से हुई मैं तो वो एक दिल्ली में लड़े। सवाल पूछ रहा हूँ, मैं क्या हर आदमी को आपको लड़ने का हक है? हर आदमी को जी, लड़ने का हक है। तो उन अब मैं पूछ रहा हूँ कि बिहार में जो लड़ रहे हैं, सर मैं एक सवाल कर लूं पहले। मेरा एक सवाल जवाब जी दे दीजिए ना, कि जिस सूबे से वो लड़ रहे हैं उसमें वो 7-8 सीटों पे लड़ते हैं, वो कि ठीक है, मुस्लिम वोट तकसीम वहां नहीं वो हो। उतना ही लड़ते हैं। आप अगर
तो वोट तकसीम ना होने की ये शक्ल है। वो तो चाहते हैं ना कि वोट तकसीम हो, एक कदम आप बढ़ाएंगे, वो कदम आप बढ़ाएंगे, एक कदम वो बढ़ाएंगे। अब उनका एक केडर बन गया बिहार में, तो आप अलायंस कर लो। वो भी चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में ना आए, आप भी चाहते हैं ना आए। तो अगर आप नहीं उनके नहीं, साथ हाथ बिल्कुल मिला चाहते लेंगे नहीं थे। तो वोटों की तकसीम नहीं होगी। अब नहीं, जैसे आप ही की मिसाल है सर, आप चाह रहे थे इलेक्शन लड़ना, आपको आपकी पार्टी ने वोट नहीं दिया, आपने अलग होकर के आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया, आप इलेक्शन लड़े, आपने भी वोट को तकसीम करने का काम किया। और ये अगर ये कहा जाए कि आपकी वजह से मधुबनी में बीजेपी की जीत हो गई, ये सरासर गलत है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं जी आपको मिसाल हिसाबी मतलब तौर पे दे देता हूँ। ये सर, ये जवाब आप ही से मैंने सवाल किया है, आपके जवाब से। हाँ हाँ, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जी मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, जी मुझको वोट आया 1,31,000। मैं बिल्कुल। जब कांग्रेस के एमपी की हैसियत से लड़ा था तो मुझको आया था 1,00,000, और मिनिस्टर की हैसियत से तो 1,11,000 उसी हल्के में। इस बार मैं इंडिपेंडेंट लड़ा तो हिंदुस्तान में एक सुमन लता जी, जिनको बीजेपी का भी सपोर्ट हो गया, कर्नाटक में छोड़ दीजिए, उसके बाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुझको वोट इंडिपेंडेंट उम्मीदवार में मिला। और जहां तक वोट की तकसीम का मामला है, जो अलायंस के कैंडिडेट को वोट मिला, उसको उनका मेरा वोट जोड़ दीजिए तो ये 5 पार्टी के कैंडिडेट को हमसे सिर्फ 8,500 वोट ज्यादा था। हम दोनों का वोट जोड़ दीजिए तब भी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको 3,23,000 वोट ज्यादा है। तो हम में से एक भी खड़ा होता तो वहां जीत का कोई सवाल नहीं था, इसलिए कि उनको 3,23,000 वोट ज्यादा था। वही जो पोलराइजेशन होता है उसी के लिए। लेकिन वहां जिस पार्टी को दिया गया था, ईमानदारी की बात है, हम आप सब जानते हैं, कांग्रेस का वहां लोगों का दबाव था कि अगर हम लोग यहां से नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस में 2014 में भी लड़ा था और मैंने ही आगे बढ़ के कह दिया था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को टिकट दिया जा रहा है तो मेरे वजह से अलायंस मत तोड़िए। मैं इस बार भी आरजेडी के किसी उम्मीदवार को होता जिसको कोई बेस है वहां, कुछ ये है, उनको छोड़ने का मतलब था, यही मैंने कहा कि उनको छोड़ने का मतलब है कि बीजेपी घर बैठे जीत जाएगी। अब सोच लीजिए वो कैसे उम्मीदवार थे कि 5 पार्टी की हिमायतों के बाद भी 2 असेंबली सेगमेंट में, बिस्फी में और हरलाखी में, मैं आजाद उम्मीदवार था, मुझको बिस्फी में लगभग 10,000 की लीड है और हरलाखी में लगभग उनसे मुझको 8,000 की लीड है। आप सोच लीजिए कि वो कैसे उम्मीदवार थे। तो सर इसलिए ये जो कहना है वो मेरा कैलकुलेशन लड़ने का था कि मैं जीतूंगा। तो सर इसलिए कि आप जो अपने अपने अलायंस बारे में वहां था, कैलकुलेशन तो कर रहे हैं, आप अपने बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर उनके कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके बारे में आप लोग कैलकुलेशन क्यों नहीं करते हैं? आप सीधे इल्जाम लगा देते हैं कि उन्होंने वोट तकसीम किया। अगर पूरा उनके इमेज आपको मालूम होगा कि 1,31,000 वोट जो मुझको आया उसमें 90-95,000 मुस्लिम समाज का वोट है अनडाउटेडली। लेकिन सर, ये जो 40 इमेज की बात आपने की है नहीं ना, नहीं, उनका मैं जो दूसरी इमेज है। बात कर रहा हूँ, सुनिए ना, मेरी बात तो जी सुन लीजिए कि 40 से 45,000 मुझको हिंदू समाज का वोट था। लेकिन आपने जो अपनी इमेज उन्होंने बनाई है कि सिर्फ मुसलमानों की, तब तो हम जो जीना वाली, हमारा आज भी समझौता है केरल में मुस्लिम लीग से, लेकिन ऐसी मुस्लिम लीग जो इंडियन यूनियन में यकीन करती है, मुझसे पूछ दिया एक टीवी चैनल में कि आप सर, अगर ये बात है, अगर आप लोग तो आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बारे में आप लोगों ने कहा बीजेपी की बी टीम है, गगोई साहब ने बार बार कहा, अलायंस करने से इनकार किया, हुई अजमल कहा बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। एक तो मौलाना भी उनके साथ थे कांग्रेस के साथ, और अब वही आसाम में कांग्रेस ने उनके साथ अलायंस किया है, राज्यसभा के साथ इलेक्शन लड़ा है और 2021 का इलेक्शन आप लोग साथ लड़ने जा रहे हैं। तो आप कांग्रेस की तो पॉलिसी ये रही है कि मुसलमानों को पहले सियासत में ताकतवर नहीं होने देना। कोई पार्टी अगर बनाता है, लीडरशिप आती है, जब मजबूर होते हैं तो फिर अलायंस करते हैं। केरला में भी मुस्लिम लीग को आप लोगों ने शुरू में तो एक्सेप्ट नहीं किया था, बाद में चल करके किया। देखिए, सियासत में जिस पार्टी को भी, एक बार बता दें आपको, जी ये बेसिक उसूल है सियासत का कि जिस पार्टी को भी ये रहता है कि हम अपने बलबूते पे जीत जाएंगे, वो किसी से अलायंस नहीं करती है। क्यों करेंगे अलायंस कोई पार्टी के, हम क्यों करेंगे? लेकिन अगर हमको है कि हम जो मकसद है मेरा, हम वो हासिल नहीं कर सकेंगे, अपने जीतने का, हुकूमत में आने का, या दूसरी जो मुखालिफ की पार्टी है उसकी हुकूमत अवाम के खिलाफ है उसको खत्म करने का, जब हमको ये एहसास होता है कि हम अकेले कामयाब नहीं होंगे, तब हम दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस करते हैं। हम लोगों ने तो यही किया। नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया?
नीतीश कुमार जी ने कहा कि मिट्टी में गड़ जाएंगे मगर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें ठीक है सर, लेकिन फिर आप लोग ऐसे लोगों को खिलाफ और चले गए बीजेपी के साथ। ये सब ठीक है सर, लेकिन ये कांग्रेस या आरजेडी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो बीजेपी की बी टीम क्यों कहती है, या मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिलाकर वोट क्यों लेती है? ये ठीक है आप, लेकिन तो इस पर एतराज है, मुसलमानों को नाराजगी है। उस मामले में हम बहुत साफ है, उस मामले में बहुत साफ है। और इसकी जद में आप भी आ जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप जी उसके मामले में हमारी सोच बहुत साफ है जी कि भैया अब ज्यादा बीजेपी से डर के नहीं, बिल्कुल, इसलिए कि हम लोगों ने मोदी जी की हुकूमत देख लिया, योगी जी की हुकूमत देख लिया, अमित शाह जी की हुकूमत देख लिया, तो अब एक मुल्कुल मौत की ही हुकूमत होनी ना बाकी है, वो भी देख लेंगे अगर ऐसा दिन आया तो, उसकी बात नहीं है। लेकिन एक सियासत का एक तरीका होता है कि आप वोट का डिवीजन अगर करते हैं तो वोट का डिवीजन करते हैं इस मकसद के तहत करते हैं। आप सोचे ना कि कहीं आप जहां आपकी बुनियाद है वहां आप वोट का डिवीजन नहीं हो, वहां आदमी नहीं खड़ा करते हैं, और जहां आप जानते हैं कि आपको नहीं कुछ हो सकेगा, एक दोस्त के अलावा नहीं सर, वो जानते हैं कि जहां पर हम जीत सके, मैं उनकी तर्जमानी नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं इस तरह के करता हूं कि उनको जहां लगता है कि हम जीत सकते हैं वहां खड़ा करते हैं। वो लोकसभा के इलेक्शन में सर, मेरी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने सिर्फ वो कहते हैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और खड़ा करते हैं जहां 20% 25%। नहीं सर, नहीं, वही खड़ा करते जहां वो यकीन। अब लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 3 उम्मीदवार उतारे, 2 में वो जीत गए, तीसरा कैंडिडेट को उनका 3 लाख वोट लाया। नहीं, तो वो बिहार में कह रहे हैं कि हम सारी सीटों पर जहां मुस्लिम 10% 15%, नहीं, अभी उन्होंने 50 सीटों का ऐलान किया है। वो 50 सीटें जहां उनकी दावेदारी मजबूत है, जहां उनका केडर है, और उसमें सीमांचल की सीटें, वो सीटें जहां तकरीबन मुसलमान 35-40% से ऊपर है। अब एक सर, मैं आपसे इस पर बात करना चाहूंगा, पार्टी से हट करके हिंदुस्तान में एक सोच ये उभर रही है, और जो नौजवान है वो ये चाहते हैं कि हम आरजेडी के टिकट पर या कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के बजाय इश्तराक की सियासत करें, कि वहां से हम ऐसी पार्टी से इलेक्शन लड़े जहां की क़यादत हमारे हाथ में हो, जहां हम आजाद हो, और कांग्रेस आरजेडी हमारे साथ अलायंस करे। आप एमआईएम को छोड़ दीजिए, इसके अलावा एमआईएम पर आपने इल्जाम लगा दिया फिरका परस्ती का, बदरुद्दीन अजमल साहब पर भी आपने इल्जाम लगाया था, उनको तस्लीम किया। तो ये चाहते हैं मुसलमान कि जैसे आपने अभी आपने विकास वीआईपी के साथ अलायंस किया, आरएलएसपी के साथ करेंगे, सीपीएम के साथ करेंगे, उसी तरीके से जो ऐसी पार्टियां हैं जिसकी लीडरशिप मुसलमान के हाथ में है, आप उनको अलायंस करें। आप बिस्फी से या क्या बोलते हैं कि जाले से, इस तरह की जो भी सीटें हैं, सीतामढ़ी में बाजपट्टी है, परिहार है, वहां से आरजेडी के टिकट पर कोई इलेक्शन लड़ने के बजाय कोई एमआईएम का बंदा टिकट लड़े, एसडीपीआई का टिकट लड़े, और आरजेडी कांग्रेस उनके साथ अलायंस करे। उनसे करेंगे, नहीं, कांग्रेस आरजेडी उनके साथ अलायंस करे। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या है, 2 महीना चुनाव को बचा है, दो चार कैंडिडेट उनका ठीक हालत में रहेगा पूर्वांचल में, जो जहां मुसलमानों के, उसके बाद देखिएगा क्या हालत है। सियासी तौर पर इतने दिनों में मुसलमान को कुछ शऊर भी हुआ है, वो नहीं चाहता है कि हमारा वोट बट के, जो मेन लाइन के साथ हम रहेंगे, जहां मेन लाइन के साथ है ना, ये वोट बटना नहीं हुआ। अब जैसे आपने विकास वीआईपी को शामिल किया अपने अलायंस में, तो आपका हिस्सा बन गए, मतलब आरजेडी का, मुसलमान का, सबका वोट एक हो गया, 5 पार्टियों का अलायंस। तो इसीलिए मुसलमान वोट बांटना नहीं चाह रहे, वो चाह रहे कि हम आरजेडी के साथ जुड़े। जो ओवैसी साहब की इमेज के साथ है, ये इमेज तो सर मीडिया बनाती है, मीडिया ने तो अब राहुल गांधी की भी इमेज बना दिया है कि वो क्या है। ओवैसी साहब तो अभी 2 बार 3 बार हुए हैं, उनके वालिद 5 बार 6 बार हुए, लेकिन वो हैदराबाद से कहीं बाहर नहीं निकले, क्योंकि वहां 72% मुसलमान है। जहां फिरका वाराना माहौल बनता है, ये समझने की कोशिश कीजिए, मुल्क में अगर ओवैसी साहब की वजह से बना तो मुल्क के मुसलमानों को नुकसान हो या फायदा हो, ओवैसी साहब को अपने यहाँ फायदा होता है कि हैदराबाद में 72% मुसलमान है, 68% तो रिकॉर्ड में है, ऐसे 72% है। तो जब भी मुल्क का माहौल फिरका वाराना होता है, ओवैसी साहब की एमपी गिरी पक्की हो जाती है। तो हम सिर्फ एक एमपी गिरी पक्की करने के लिए सारे मुल्क का माहौल खराब कर दे, इसके हम हिमायत में नहीं। सर, ये इमेज तो मीडिया बनाती है, हमको इस तरह डराया जाता है, और आप उससे डर के बात कर रहे हैं। इसका मतलब अभी तो मीडिया ने तबलीगी जमात की इमेज बना दी कि ये लोग दहशतगर्द हैं। तबलीगी जमात तो मीडिया आजकल इमेज बनाती है, जिसकी जब चाहे जैसी इमेज बना दे, और जो रियल में मतलब फिरका वाराना फसाद करते हैं, मुजरिम है। आप दिल्ली फसाद को देख लीजिए, अभी
ताजा मामला चल रहा है, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, कुछ नहीं कहा जा रहा है, जिन लोगों ने बाकायदा हेट स्पीच दिया था, और जो लोग मासूम हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं, उनको यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। तो क्या मीडिया के इस पर विश्वास करते हैं जो किया जा रहा है, इमेज बनाई जा रही है कि उमर खालिद और मैं ट्विटर पे हूँ जी क्षमता है, मेरा ट्वीट आज का देख लीजिए। आप जो बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस जो सीसीटीवी तोड़ रही है, उसी को करके जिसका जिसका आपने नाम लिया, मैंने अभी मेरा लेटेस्ट ट्वीट जो है उसी पर है, और मैंने कहा है कि जो हमारी जो जुडिशरी है, इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मीडिया जो इमेज बनाता है, तबलीगी जमात वाले की बनाई, तिरुपति के मंदिर में 743, ये भी मीडिया में आया, 743 पुजारी और जो काम करने वाले हैं वो पॉजिटिव हो गए कोरोना के। हमारे वहां महाराष्ट्र में एक सत्संग में 1400 लोग जो पुजारी टाइप के थे वो कोरोना से ये हो गए। मीडिया ने बनाया। मीडिया क्यों बनाता है ये समझ नहीं थी। मीडिया के जो मालिकान हैं, आजकल जर्नलिस्ट कम है मालिकान मीडिया के। जो मीडिया के मालिकान है वो बड़े बिजनेसमैन हैं। उनको इनकम टैक्स से डर लगता है, उनको ईडी से डर लगता है, उनको सेल्स टैक्स से डर लगता है, उनको सरकार की जो दूसरी एजेंसीज हैं उनसे डर लगता है। सरकार ही उन पे दबाव डाल रही है। इस मुल्क में एक ऐसी सरकार आ गई है जो सरकार ही दबाव डालती है कि ये नफरत फैलाने वाली चीजें आप दिखलाओगे तो हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, और नहीं तो आपको किसी मामले में फंसा के जेल में बंद कर देंगे। वो एंकर को लोग गाली देते हैं बेचारे को। एंकर तो बेचारा वही करता है, नहीं करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। हम तो नाम ले रहे हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की नौकरी चली गई, हमारे वो अभिसार शर्मा की नौकरी चली गई। कई लोग हैं ऐसे जिनकी नौकरियां चली गई हैं। अभी अजय तंजुम निकल गए टीवी9 भारत से। जिनके मालिकान जर्नलिस्ट हैं, जिनका मैनेजमेंट जो सही में सहाफी है कोई, उसने कुछ इज्जत बचाई है, जैसे एनडीटीवी और ये बाकी जो चैनल्स हैं, वो जिनके मालिक सेठ हैं, वो सरकार से डरते हैं। सरकार कहती है नफरत। अब आपको एक मिसाल देते हैं। सुदर्शन टीवी अभी दिखला रहा था जामिया के बारे में कि आईएएस में और इसमें उसमें जो 30 लोग कंपीट किए हैं, उसमें 14 लोग हिंदू समाज के हैं, लेकिन उनको भी कह रहा था कि ये जिहाद कह रहे हैं। और उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा था? और लोगों ने, बिजनेस वालों ने तो हटा लिया, उसको उत्तर प्रदेश सरकार स्पॉन्सर कर रही थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 5 एपिसोड को बंद किया है। तो वो सरकार आ गई है इस मुल्क में। हमारे आप सब इसी मुल्क के शहरी हैं। हमारे आपके है कि शहरी इस मुल्क के लोगों की सोच हो गई है, जिसकी वजह कर ऐसी सरकार आई है। जो सरकार अंग्रेज भी यही करते थे। मैं बराबर कहता हूँ कि अंग्रेजों की हुकूमत 1857 में पूरी हो गई, इस मुल्क पे हुकूमत कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस, इससे लोगों को लड़ाते रहे कि लोग आपस में लड़ते रहे, हमारी हुकूमत जारी रहे। इसलिए उनकी हुकूमत जो 1857 में खत्म होनी चाहिए, वो 90 साल तक अंग्रेजों ने 1947 तक इस मुल्क पे और हुकूमत कर ली। यही मेरी तकरीर में एक जगह कर रहा था तो अमित शाह जी नाराज हो गए, मेरी तकरीर से उठ के वो चले गए। ये गुजरात की बात है, 2008 की। तो जूनागढ़ में तकरीर में कर रहा था। अमित शाह जी, मैं एमओएस होम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और अमित शाह जी एमओएस होम थे गुजरात में। तो आए थे मेरी मीटिंग में, मेरी तकरीर से इन्हीं सब बातों से। तो 90 साल के बाद ही सही अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो वाले अंग्रेजों को हिंदुस्तानियों ने रवाना कर दिया। इस सरकार को तो अभी 6 साल हुआ है। धीरे धीरे लोग पहचानने लगे हैं। मैंने मिसाल दी ना कि हिंदू को सबसे अभी बेरोजगारी इस मुल्क में 45 सालों में, आपकी स्पीच भी इस पे फोकस रहती है काफी। शम साहब, इस मुल्क में बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है। कौन सबसे ज्यादा बेरोजगार है? बेचारा हमारा हिंदू समाज का लड़का, इसलिए कि उसकी तादाद ज्यादा है। किसानों की आमदनी पिछले 14 सालों में सबसे कम है। कौन सबसे ज्यादा तादाद में है? किसान हिंदू समाज के किसान हैं। चूंकि उनकी आबादी है, इसलिए इस सरकार से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू समाज को है। लेकिन फितरी क्या होता है, इंसानी फितरत क्या है? किसी मुस्लिम के बारे में हमको आपको मालूम हो जाए कि वो बहुत डाकू है, लुटेरा है, चोर है, जानी है, लेकिन मुसलमानों का बड़ा हमदर्द है, तो हमको आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी, या उतनी नफरत नहीं होगी जो नफरत होनी चाहिए एक जानी से, एक लुटेरे से, एक डकैत से, एक चोर से। उसी तरह हम सब बात कह के
जो सियासत में गलती होती है, हमारे मीडिया के लोगों से भी होती है, हमारे सियासी लोगों से भी होती है, ये सब ये बोल के हम उनकी और मदद करते हैं। ये ठगने वाले लोग हैं, ये शातिर लोग हैं, ये हिंदुओं को बेवकूफ बना के, चूंकि उनकी तादाद 80% है, ये हिंदू समाज को बेवकूफ बना के हुकूमत करना चाहते हैं। इसलिए हमको आपको भी हिकमत अमली से काम लेना चाहिए कि हिंदू समाज को ये नहीं लगे कि सचमुच ये हमदर्द है हिंदू समाज के, किसी के बारे में भी हो जाएगा कि ये बहुत गड़बड़ है, लेकिन हमारे धर्म का, हमारे मजहब का, हमारे जात का बड़ा हमदर्द है, तो हमको उससे वो नफरत नहीं होगी जो नफरत होनी चाहिए। सर एक बात जहां से हमने शुरू किया था, अभी वो आप उसमें आगे निकल गए कि अभी जो एक सोच बन रही है सियासत में, इश्तराक वाली सियासत की, कि हम एक अलग पार्टी से आए और आरजेडी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के बजाय अलग पार्टी बनाकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं, मिल करके लड़ रहे हैं, हम आरजेडी के साथ है, कांग्रेस वाली सोच के साथ हैं, लेकिन पार्टी अलग। और उसकी वजह यह है ताकि हमें आजादी हो, वरना मौलाना सरारुल हक कासिमी जैसी शख्सियत को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया जा सका तलाक वाले मसले पर, कभी असेंबली में, क्योंकि पार्टी टाइमलाइन है, एक उसूल है, और आप आजाद रहेंगे पार्टी के टैक्स से तो अपनी मर्जी से मुद्दे उठा सकेंगे, बोल सकेंगे। तो ये सोच बोल रही है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप कांग्रेस से हट करके इस हवाले से कुछ कह सकते हैं? मतलब मैं सोचता हूँ, आप क्या समझते हैं आप इसको? मेरे बारे में बहुत नहीं जानते हैं जी। आप जब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई थी, खुदा बख्श खां लाइब्रेरी में मेरा वो लेटर अभी भी रखा हुआ है। मैं कांग्रेस का एमएलए था और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के जीते हुए एमपी एमएलए में मैं अकेला आदमी था जिन्होंने, नरसिम्हा राव वजीर आजम भी थे और हमारी पार्टी के सदर भी थे, मैंने बहुत ही ज्यादा सख्त प्रोटेस्ट किया था। आपकी जानकारी के लिए कि 9-10 जनवरी 1993 बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब पहली मुस्लिम लॉ की बैठक हुई दिल्ली में, तो मुझको बुलाया गया और मुझको बुला के अली मियाँ की सदारत में सबों ने मेरी भलाई की दुआएं की। मैं मानता हूं कि आज मैं जो कुछ हूं उन्हीं दुआओं के तफील से हूं, मुझको इसमें कहीं कोई ये नहीं है, लेकिन मैं वैसा खुशकिस्मत आदमी है तो बोलना चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ये तो आप कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी से, जिस पार्टी को अगर उतनी हैसियत है तो लोग दौड़ करके उससे ये करेंगे। आपको एक मजेदार वाकया बताता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सुना होगा, जनसंघ के, उन्होंने मुस्लिम लीग से समझौता किया था, ये मालूम है? 1940 में मौलवी फजलुल हक, बता देता हूं मैं, 1940 में मौलवी फजलुल हक ने मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन मूव करके उसको पास करवाया था 1940 में। और 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी ने मुस्लिम लीग को से समझौता किया। मौलवी फजलुल हक चीफ मिनिस्टर हुए, उस वक्त प्रीमियम कहलाता था बंगाल के, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके अंडर में फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो जब मुस्लिम लीग और बीजेपी बनाने वाले मिलकर सरकार चला सकते हैं, अगर अवाम की ताकत होगी तो हर पार्टी मुस्लिम लीग से, बीजेपी वाले कहेंगे हम ओवैसी साहब से समझौता करेंगे अगर 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 ओवैसी साहब के साथ मुस्लिम वोट हो और बीजेपी मुस्लिम वोट लेना चाहती है। अभी मेरे पास वीडियो है, मैंने 10 दिन पहले मुहर्रम के दिन पोस्ट किया है। मोदी जी कलमा पढ़ रहे हैं, एक इसमें मोदी जी कलमा पढ़ रहे हैं, इसलिए वो चले गए। आवाज ऑडियो, उनको वो खराब इसलिए लगता है कि उनको नहीं है। वो कहा ना कि वो गए हैं, और आपके पास पता नहीं, आपने मीडिया में है तो जरूर देखा होगा, वो कलमा पढ़ रहे हैं बाज़ाब्ते, बिल्कुल उनका लब हिल रहा है, वो किताब हाथ में रख करके बोहरा मुस्लिम के बोहरा मुस्लिम के प्रोग्राम में पिछले साल की बातें कर रहे हैं। तो जाहिर है वो क्यों चले गए कि शायद उस तबके को हम अलग कर लेंगे, ये हमको वोट दे देगा। तो वोट किसी मजहब का, किसी जात का किसी को खराब नहीं लगता है। ये लोग प्रिटेंड करते हैं, ये लोग शो करते हैं कि हम एंटी मुस्लिम हैं, लेकिन अगर रात में कोई मुसलमान चला जाए कि आप हमको ये नहीं कीजिए, हम आप ही को वोट देंगे, तो वो राजी हो जाए। इसलिए मोटा मोटी ये है कि ये हिंदू समाज को बेवकूफ बना के और बलि का बकरा बनाते हैं मुस्लिम समाज को। मैं एक मिसाल देता हूं, मुझको यहाँ दिल्ली में
जमाते अहले हदीस वालों की मीटिंग थी रामलीला ग्राउंड में, मैं मिनिस्टर था, मुझको ले गए। मैंने अपनी तकरीर ही शुरू की कि मैं बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन नहीं मानता। बीजेपी हिंदुओं को बेवकूफ बना के उनका वोट लेना चाहती है, चूंकि वो 80% है। मुसलमानों को वो बलि का बकरा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मैंने कहा 1 मिनट में मैं बताता हूँ। पुराने जमाने में शेर का शिकार होता था, आजकल सरकार ने रोक लगा दी है। तो उस जमाने में क्या करता था, शिकारी राइफल और बंदूक लेके मचान पर बैठता था और मचान के नीचे एक बकरी बांध देता था। शिकारी को बकरी से कोई दुश्मनी नहीं होती थी, लेकिन शिकारी इस लालच में रहता था कि शेर बकरी पे हमला करे, यहाँ शेर बड़ा हिंदू समाज है, उसको कब्जे में करना है। तो मुसलमानों को मचान के नीचे बंधी हुई बकरी के तरह बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं। इस बात को मुस्लिम समाज को भी समझना चाहिए। और हम ही बेवकूफी में कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व की बात कर रहा है, वो हिंदू राज लाना चाहता है, वो राम राज लाना चाहता है। तो किस हिंदू बेचारे को ये खराब लगेगा कि राम राज आ जाए? किस हिंदू बेचारे को ये खराब लगेगा कि हिंदुत्व की सरकार बन जाए? वो हिंदू के अंदर नहीं है। उनको बेवकूफ बना के मुसलमान को बड़ा नंबर 2 हम ही है, कोई लड़ाई नहीं हो सकती 80% और 15% में। लेकिन ये भी सच्चाई है कि नंबर 1 नंबर 2 हम ही लोग हैं। तो इसलिए हमको सियासी शऊर नहीं है। इतने दिनों में भी जो कमजोर रहता है वो चालाक रहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो फिट रहता है। लेकिन हम कमजोर भी हैं और हम ज्यादा जरूरत से ज्यादा जज्बाती भी हैं। ठंडे दिमाग से सोच के ये बातें करनी चाहिए। अब किसी ने नारा दिया, 2-4 शेर है, मैं अक्सर बोलता हूं कि मुसलमान अगर कोई, इस्लाम मजहब है दरमियाना रवि का, इस्लाम मजहब है एक तरह से चलने का। और आप आता है कोई नेता, शेर पढ़ेगा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमान कहेगा यही तो हमारा नेता। अरे क्या बोला? और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। और जब माहौल खराब होगा, कत्लेआम होने लगेगा, तो वो नेता आपको नजर नहीं आएंगे। वो अपने एयर कंडीशन में कमरे में बैठ के देखेंगे कि लाशें कितनी गिरी और किस मजहब के कोई जो अमन अमान की बात करे, जो मिला के चलने की बात करे, जो दरमियाना रवि की बात करे। इस्लाम मजहब है दरमियाना रवि का, इस्लाम मजहब है इत्तेदाल पसंदी का। इससे हम अलग हुए हैं, इस बात को भी हमको कबूल करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल करके ये डिस्कशन खत्म करेंगे, आपने बहुत वक्त दिया है। आजकल सोशल मीडिया पे सब चल रहा है कि कांग्रेस को या सेकुलर पार्टियों को जिता दो, फिर भी वो सरकार नहीं बना पाते। मध्य प्रदेश में हमने उनको जिता दिया, फिर भी उन्होंने सरकार गिरा दी, इतने नाकाम साबित हुए। कर्नाटक में सरकार बनाई और वो सरकार बचाने में कामयाब हो सकी। बिहार में अगर हम सरकार उनकी बना भी देते हैं या उनको वोट भी देते हैं, तो यकीनी नहीं है कि वो सरकार बना सके। इसलिए सरकार किसकी बनेगी बिहार में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो उससे बेहतर है कि हम 2-4 ढंग के अपने नुमाइंदे एमएलए असेंबली में पहुंचा दे। अब ये सोच बन रही है बिहार में। देखिए, एक बात जरूर है, हम हमेशा कहते हैं जी कि पार्टियां कौन चलाता है? इंसान। जी अच्छे इंसान होंगे, आपकी पार्टी की पॉलिसी कितना अच्छी हो, लेकिन अगर इंसान अच्छा नहीं है तो उस पार्टी को चलाएगा कौन? उसकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसलिए ये बहुत ही एक तरह से ड्रामेटिक चेंज होगा और बहुत खुशाइंद होगा अगर इंसानी फितरत के हिसाब से और इंसान के हिसाब से आप वोट देते हैं। इससे ज्यादा अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन ये भी है कि आजकल एक हिंदी की एक बड़ी कहावत मशहूर है कि लोक राज, यानी पब्लिक का जो राज है वो लोक लाज से चलता है, आंख में शर्म पानी की वजह से चलता है। कि शर्म होता है लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक ऐसी सरकार आ गई है जिसको लाज से लोक लाज, कोई शर्म, कोई लाज, कोई हया नहीं, और पैसा खर्च करके। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम देख रही है, बर्दाश्त कर रही है, लोगों को समझ में भी आया। अभी तो बहुत बात ऐसी भी है कि लोग सोचते भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी जैसी जी से करप्ट सरकार, भ्रष्ट सरकार, मैं समझता हूं आज की दुनिया में कोई नहीं है, कहीं नहीं होगी। चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप। जो भी काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, जमीन का हमारा जो 3 बार ऑर्डिनेंस जारी करके जमीन का जो लैंड एक्विजिशन का था उसका कानून बदलने का, वो भी पैसे के लिए सेठ साहूकारों के। नोटबंदी किया, वो भी सेठ साहूकारों के
को फायदा पहुंचाने के लिए, कर्ज दिलवाने और कर्ज माफी कराने के लिए, रफाइल में, इसमें उसमें जो यहाँ तक के मेरी अपनी सोच है कि कश्मीर के मामले में भी, अब देखिए कश्मीर की आबादी है पूरी जम्मू कश्मीर की 1,25,00,000। ये क्या दो हिस्सा बंटवारा हुआ कि 1,22,00,000 जम्मू और कश्मीर एक साथ रह गया और लद्दाख 3 लाख की आबादी वाला एक तरफ रह गया। ये कैसा दो बंटवारा हुआ? लद्दाख में सिर्फ माइनिंग होगी और ये माइनिंग में जो बड़े सेठ साहूकार इस मुल्क में हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के नजदीक हैं, उनको माइनिंग की छूट देनी होगी है, इसलिए उन्होंने वो बंटवारा किया। और एक बात बताइए कि सूबे की सरकार अगर होगी तो वो अपना हिस्सा मांगेगी, वो ऑब्जेक्शन करेगी, वो कानून दिखलाएगी, तो सूबे का ही ओहदा हटा दिया गया। अरे भाई, आपने 370 किया कि 35 किया वो हिंदू मुस्लिम को फैलाने के लिए, लेकिन ये बता दीजिए कि आपने स्टेट का ओहदा क्यों छीना? दिल्ली के इलेक्शन में सब पार्टी लिख के देती है कि हम फुल स्टेट का दर्जा इसको देंगे। अब कश्मीर से आप स्टेट का छीन रहे हैं, इसलिए दर्जा छीन रहे हैं आप कश्मीर में इसको, ये राज्य सरकार नहीं रहेगी। हम जिस सेठ साहूकार को देना लेना चाहते हैं वो भारत सरकार से ही सीधे डील कर देंगे। कश्मीर का मामला भी मेरे हिसाब से करप्शन का मामला है, इसलिए ये समझना चाहिए लोगों को। अवाम ये समझती नहीं है, ये जज्बाती हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े पर बांट के, दलित गैर दलित के नाम पे बांट के अपनी सियासत कर रहे हैं लोग। और इस मुल्क में 80% आबादी, 80% आबादी, 80% आबादी हिंदू समाज की है, और हम भी बोलने लगते हैं 15% वाले कि ये हिंदू का राज बनाना चाहते हैं। तो हिंदू का राज किसको खराब लगता है भाई? किस हिंदू को खराब लगेगा? कोई कह देगा कि मुसलमान का राज बनाना चाहते हैं तो किस मुसलमान को खराब लगेगा? आप ईमानदारी की बात कीजिए। इसलिए प्रैक्टिकल होना चाहिए, सोच समझ के। सियासी फैसला शौक से नहीं होता है, वोट शौक से नहीं देते हैं। दिल करे उसको वोट नहीं देना है, जिसको दिमाग कहे उसको वोट देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है डॉक्टर शकील अहमद, कांग्रेस के कदावर रहनुमा है, साबिक मरकजी वजीर रह चुके हैं, होम मिनिस्ट्री में, टेलीकॉम मिनिस्ट्री में, और एमपी रह चुके हैं कई मरतबा। इन्होंने बहुत खुलकर तमाम सवालों का जवाब दिया, तफसील से बातचीत की, और कुछ मुद्दों पर बहुत अहम बात रखी, जैसे कि नरेंद्र मोदी की सरकार खुद हिंदू समाज के लिए दुश्मन है, उनका नुकसान हो रहा है, मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मुसलमानों को सियासी तौर पर समझने की जरूरत है, सियासी शोर बुलंद करने की जरूरत है। एक और बात उन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी पार्टी बनाते, अगर आपके अंदर ताकत है, अगर वोटर्स का आप पर एतमाद है, तो फिर कोई भी पार्टी आपके साथ अलायंस करेगी, समझौता करेगी। और एक और बात जो डॉक्टर शकील साहब ने ये कही कि बहुत सोच समझकर वोट देने की जरूरत है, लोगों को पहचानने की जरूरत है, और ज्यादा अगर आप दूसरों को ब्लेम करते हैं और दूसरों को अपना दुश्मन बनाते हैं तो उसका नुकसान आपको ही होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकील साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, तफसील से बातचीत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। बहुत शुक्रिया।